हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं। हम कहते हैं मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं अपने बारे में सब जानता हूँ, मेरी कमजोरियां भी मुझे मालूम है, मेरी ताकत थी। लेकिन अगर ये सच होता तो दुनिया में इतने असंतुष्ट, इतने भटके हुए, इतने अंदर से टूटे हुए लोग क्यों होते? सच ये है, खुद को जानने का जो भरोसा हमें है वही सबसे बड़ा भ्रम है। हम अपना नाम जानते हैं, अपना पेशा जानते हैं, अपनी पहचान जानते हैं, लेकिन अपने मन के अंधेरे कमरों में क्या छिपा है ये जानने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक लेकिन जरूरी यात्रा। आज का इंसान बाहर से पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया, नेटवर्क, रिश्ते, भीड़, लेकिन अंदर से वो पहले से कहीं ज्यादा अकेला है। वो मुस्कुराता है, लेकिन मुस्कान के पीछे डर है। वो आत्मविश्वास दिखाता है, लेकिन भीतर असुरक्षा पल रही है। वो खुद को स्ट्रांग कहता है, लेकिन रात को चुपचाप टूट जाता है। समस्या ये नहीं है कि इंसान कमजोर है, समस्या ये है कि इंसान अपने ही सच से भाग रहा है। यही वो बिंदु है जहां कार्ल यूंग की मनोविज्ञान सिर्फ थियरी नहीं रहती, एक आईना बन जाती है। यूंग कहते थे, जब तक तुम अपने अचेतन को चेतन नहीं बनाओगे, वो तुम्हारे जीवन को चलाता रहेगा और तुम उसे किस्मत कहोगे। आज का इंसान अपनी एंजाइटी को स्ट्रेस कहता है, अपने डर को प्रैक्टिकल थिंकिंग कहता है, अपने गुस्से को सिचुएशन का दोष दे देता है। लेकिन यूंग की साइकोलॉजी इन बहानों को नहीं मानती। वो सीधा सवाल करती है, तुम असल में हो कौन? ये ऑडियो बुक मोटिवेशन नहीं है, ये कंफर्ट नहीं देगी, ये तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बनी। ये ऑडियो बुक तुम्हें अनकंफर्टेबल करने के लिए है, क्योंकि यूंग मानते थे अनकंफर्टेबल ही जागरूकता की पहली सीढ़ी है। जरा ईमानदारी से सोचो, क्या तुम वही हो जो तुम दुनिया को दिखाते हो? क्या तुम वही हो जो तुम खुद को बताते हो? या फिर तुम वो हो जिसे तुम बनने से डरते हो? हम सब ने अपने लिए एक कहानी बना रखी है। मैं ऐसा इंसान हूं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मेरे जैसे लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन यूंग कहते थे, यह कहानी नहीं, एक मुखौटा है। और समस्या मुखौटा पहनने की नहीं है, समस्या ये भूल जाने की है कि मुखौटे के पीछे भी कोई है। आज का इंसान अपनी पहचान को अचीवमेंट से मापता है, नौकरी, पैसा, रिश्ते, सोशल स्टेटस। लेकिन जब ये सब छिन जाते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है, अब मैं कौन हूं? यही सवाल डिप्रेशन की जड़ बनता है, आइडेंटिटी क्राइसिस की शुरुआत करता है। और यूंग की साइकोलॉजी यहीं से काम शुरू करती है। यूंग की साइकोलॉजी आज के इंसान के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आज का इंसान बाहर से मॉडर्न है, अंदर से प्रिमिटिव, ऊपर से रैशनल, भीतर से इमोशनल केओस। हम लॉजिक से जीने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे फैसले डर, गिल्ट और अनकॉन्शियस डिजायर से बनते हैं। यूंग ने पहली बार दुनिया को बताया, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। और यह दुश्मन हमेशा बुरा नहीं होता। कभी वो तुम्हारा दबाया हुआ गुस्सा होता है, कभी वो तुम्हारी छुपी हुई प्रतिभा होती है, कभी वो तुम्हारा डर होता है जो तुम्हें बड़ा बनने से रोक रहा है। ये ऑडियो बुक तुम्हें सिखाएगी, तुम जो दिखाते हो वो पर्सोना क्या है, तुम जिसे नकारते हो वो शैडो क्या है, तुम जिसे मैं कहते हो वो ईगो क्या है, और तुम जो बन सकते हो वो सेल्फ क्या है। लेकिन एक चेतावनी है, हर कोई ये ऑडियो बुक अंत तक सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे सच सामने आता है, अहंकार टूटता है, भ्रम बिखरते हैं और इंसान अपने ही भीतर अजनबी बन जाता है। यूंग कहते थे, पेड़ जब तक जड़ों से नहीं टूटता वो आसमान तक नहीं बढ़ सकता। और ये ऑडियो बुक उन्हीं जड़ों की खुदाई है। दर्द होगा, कंफ्यूजन होगा, अकेलापन लगेगा,
लेकिन अगर तुम इस यात्रा में टिके रहे तो अंत में तुम किसी और जैसे नहीं, अपने जैसे बन जाओगे। तो इस ऑडियो बुक को ज्ञान की तरह मत सुनो, इसे आईने की तरह सुनो। हर चैप्टर के बाद अपने भीतर झांको। हर अनकंफर्टेबल फीलिंग को भागने की वजह मत बनाओ, क्योंकि यही असहजता तुम्हें तुम्हारे असली रूप की ओर ले जाएगी। चैप्टर 1, पर्सोना, वो मुखौटा जो हम दुनिया को दिखाते हैं। हर इंसान के चेहरे पर एक चेहरा और होता है। जो चेहरा तुम आईने में देखते हो वो तुम्हारा पूरा सच नहीं है, और जो चेहरा दुनिया देखती है वो तो अक्सर सबसे बड़ा झूठ होता है। इस झूठ को पर्सोना कहा जाता है। पर्सोना क्या है? पर्सोना कोई बीमारी नहीं है। पर्सोना कोई धोखा देने की चाल नहीं है। पर्सोना एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच है। कार्ल यूंग के अनुसार पर्सोना वो सामाजिक मुखौटा है जो इंसान इसलिए पहनता है ताकि वो समाज में स्वीकार किया जा सके। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं, लड़के रोते नहीं, लड़कियां ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, गुस्सा करना गलत है, डर दिखाना कमजोरी है। और धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कौन सा रूप दिखाना सुरक्षित है और कौन सा छुपाना जरूरी है। यहीं से पर्सोना बनना शुरू होता है। पर्सोना क्यों जरूरी है? सच ये है, अगर पर्सोना ना हो तो इंसान समाज में जी ही नहीं सकता। तुम ऑफिस में वही इंसान नहीं होते जो घर में होते हो। तुम दोस्तों के बीच वही नहीं होते जो अपने डर के साथ अकेले में होते हो। पर्सोना हमें सिखाती है कैसे बोलना है, कैसे बर्ताव करना है, कहाँ चुप रहना है। ये हमें नौकरी दिलाती है, रिश्ते बनवाती है, सम्मान दिलाती है। पर्सोना जरूरी है, लेकिन समस्या पर्सोना के होने में नहीं है। समस्या पर्सोना बन जाने में है। धीरे धीरे खतरनाक चीज होती है। तुम पर्सोना पहनते पहनते उसे उतारना भूल जाते हो। अब तुम सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे, अब तुम वही बन चुके हो जो दुनिया देखना चाहती है। सोचो, वो आदमी जो हमेशा स्ट्रांग बना रहता है, क्या वो कभी रो पाता है? वो लड़की जो हमेशा परफेक्ट दिखती है, क्या वो कभी टूट सकती है? वो इंसान जो हमेशा नाइस है, क्या उसे कभी गुस्सा आने का हक है? पर्सोना कहती है नहीं, और यही नहीं तुम्हारे भीतर दबाव बन जाती है। आज के समय में पर्सोना सिर्फ जरूरत नहीं, कंपल्शन बन चुकी है। सोशल मीडिया पर तुम खुश दिखते हो, कॉन्फिडेंट दिखते हो, सक्सेसफुल दिखते हो, लेकिन कैमरा बंद होते ही अंदर एक आवाज पूछती है, क्या मैं सच में ऐसा हूं? लाइक्स मिलते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती। फॉलोअर्स बढ़ते हैं लेकिन अकेलापन भी बढ़ता है, क्योंकि पर्सोना को दुनिया अपलोड करती है, सेल्फ को नहीं। पर्सोना सिर्फ बाहर नहीं होती, ये रिश्तों में भी घुस जाती है। मैं समझदार पार्टनर हूं, मैं कभी नीडी नहीं हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन भीतर चाहत है, डर है, असुरक्षा है। पर्सोना कहती है ये मत दिखाओ वरना लोग छोड़ देंगे। और धीरे धीरे रिश्ते दो पर्सोनास के बीच होने लगते हैं, दो इंसानों के बीच नहीं। एक बहुत गहरी सच्चाई सुनो, पर्सोना पहनना थका देता है, क्योंकि तुम हर समय सावधान रहते हो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये कांस्टेंट सेल्फ मॉनिटरिंग मन को चुपचाप जला देती है। और फिर इंसान कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना एग्जॉस्टेड क्यों रहता हूं। कारण बाहर नहीं है, कारण तुम्हारे चेहरे पर है। यंग ने साफ कहा था, जो इंसान सिर्फ पर्सोना बन जाता है वो भीतर से खाली हो जाता है। पर्सोना बाहर से मजबूत दिखाती है, लेकिन भीतर खोखलापन पैदा करती है। और ये खोखलापन एक दिन एंजाइटी बनता है, डिप्रेशन बनता है, आइडेंटिटी क्राइसिस बनता है। एक छोटा लेकिन खतरनाक सवाल जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारी नौकरी छिन जाए, तुम्हारी सोशल इमेज टूट जाए, लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें, तो तुम्हारे पास खुद का क्या बचेगा? अगर जवाब चुप्पी है तो पर्सोना बहुत भारी हो चुकी है। यह अध्याय तुम्हें पर्सोना छोड़ने को नहीं कह रहा। यंग कभी नाइव नहीं थे, वो जानते थे पर्सोना जरूरी है, लेकिन वो ये भी कहते थे मुखौटा पहनो, लेकिन ये मत भूलो कि वो मुखौटा है। पहला कदम पर्सोना को हटाना नहीं है, पहला कदम पर्सोना को पहचानना है। जब तुम जान जाओगे
मैं कहां अभिनय कर रहा हूं, मैं कहां सच दबा रहा हूं। तभी अगला दरवाजा खुलेगा और उस दरवाजे के पीछे कोई सुंदर जगह नहीं है। वहां गुस्सा है, जलन है, डर है, दबे हुए विचार हैं। उसे यंग ने कहा शैडो। और अगले अध्याय में हम उसी अंधेरे कमरे में उतरेंगे जिससे तुम जिंदगी भर बचते आए हो। चैप्टर 2 शैडो। तुम्हारा अंधेरा पक्ष जिसे तुम नकारते हो। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी से बिना वजह चिढ़ जाते हो, कि किसी की सफलता तुम्हें अंदर ही अंदर जलाती है, कि कभी कभी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें तुम खुद से भी छुपाना चाहते हो और फिर तुम तुरंत कहते हो नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, यह तो बस गलत सोच थी, मेरे मन में ऐसा आ ही नहीं सकता। लेकिन सच ये है, जो तुम नहीं बनना चाहते वही तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा जिंदा होता है। इसी को जंग ने कहा शैडो। शैडो कोई राक्षस नहीं है, शैडो कोई बुराई नहीं है। शैडो तुम्हारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे तुमने अस्वीकार कर दिया। कार्ल युंग के अनुसार शैडो उन भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों से बनती है जिन्हें समाज, परिवार या तुम्हारा अहंकार गलत कह देता है। बचपन में जब तुमने गुस्सा किया, तुम्हें डांटा गया। जब तुमने ईर्ष्या दिखाई, तुम्हें शर्मिंदा किया गया। जब तुमने डर जताया, तुम्हें कमजोर कहा गया। और धीरे धीरे तुमने सीख लिया, अगर स्वीकार किया जाना है तो इन हिस्सों को मारना होगा। लेकिन मन के हिस्से मरते नहीं हैं, वे छुप जाते हैं। हमें लगता है अगर हमने किसी भावना को नकार दिया तो वो खत्म हो गई। लेकिन यूं कहते थे, जिसे तुम नकारते हो वही तुम्हें नियंत्रित करता है। दबा हुआ गुस्सा एक दिन जहर बनता है, दबी हुई इच्छा एक दिन विकृति बनती है, दबी हुई ईर्ष्या एक दिन दूसरों को नीचा दिखाने में बदलती है। और इंसान कहता है, मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्यों कर बैठा। शैडो हमेशा पीछे से वार करती है। अब एक खतरनाक सच सुनो, जो तुम्हें दूसरों में सबसे ज्यादा चिढ़ाता है वही तुम्हारा शैडो होता है। जो इंसान तुम्हें घमंडी लगता है, शायद तुमने अपना घमंड दबा रखा है। जो इंसान तुम्हें सेल्फिश लगता है, शायद तुमने अपनी जरूरतें दबा दी हैं। जो इंसान तुम्हें कमजोर लगता है, शायद तुम अपने डर से भाग रहे हो। इसे युंग ने कहा प्रोजेक्शन। हम अपना अंधेरा दूसरों पर फेंक देते हैं ताकि खुद को साफ महसूस कर सकें। शैडो सबसे ज्यादा उन लोगों में ताकतवर होती है जो खुद को बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, जो कहते हैं मैं कभी गलत नहीं करता, मैं तो हमेशा सही हूं, मेरे इरादे हमेशा साफ रहते हैं। युंग की चेतावनी थी, अत्यधिक नैतिक लोग सबसे खतरनाक शैडो रखते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा तुम अपने अंधेरे को नकारते हो उतना ही ज्यादा वो अनियंत्रित हो जाता है। शैडो सिर्फ तुम्हें नहीं तोड़ती, ये रिश्तों को भी खा जाती है। तुम कहते हो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन तुम्हारा गुस्सा पैसिव एग्रेशन बन जाता है। तुम कहते हो मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन भीतर की चाह कंट्रोल और पॉजेसिवनेस बन जाती है। और सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाता तुम अचानक ऐसे क्यों बदल जाते हो। असल में वो तुमसे नहीं टकरा रहा, वो तुम्हारी शैडो से टकरा रहा है। शैडो का सबसे पसंदीदा हथियार है गिल्ट। तुम्हें अच्छा लगने पर भी बुरा महसूस होता है, तुम्हें कुछ चाहने पर भी शर्म आती है, तुम्हें अपने लिए खड़े होने पर भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शैडो कहती है तुम ऐसा नहीं हो सकते, और ईगो तुरंत जवाब देता है हां मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन मन दोनों को सुनता है और भीतर एक युद्ध शुरू हो जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, शैडो को मिटाया नहीं जा सकता। जो लोग शैडो को खत्म करने की कोशिश करते हैं वे या तो झूठे संत बन जाते हैं या अंदर से बीमार इंसान। यूं कहते थे, मैं एक संपूर्ण इंसान बनना पसंद करूंगा बजाय एक आदर्श इंसान के। पूर्णता अंधेरे के बिना संभव नहीं। शैडो से मिलने का मतलब है अपने गुस्से को स्वीकार करना, अपनी ईर्ष्या को देख पाना, अपने डर को पहचानना, अपनी दबाई हुई इच्छाओं को सुनना। यह डरावना है, क्योंकि जब शैडो सामने आती है तो पर्सोना टूटने लगती है और ईगो घबराता है। आज अकेले में खुद से यह सवाल पूछो, मुझे सबसे ज्यादा किस तरह के लोग चिढ़ाते हैं? मैं किन भावनाओं को गलत मानता हूं? मैं अपने बारे में कौन सी बात कभी स्वीकार नहीं करता? जहां दर्द होगा वहीं शैडो है। यह भ्रम मत पालो, शैडो को स्वीकार करने का मतलब बुरा इंसान बनना नहीं है।
इसका मतलब है अपने अंधेरे को चेतन बनाना। जब तुम अपने गुस्से को जानते हो, वो हिंसा नहीं बनता। जब तुम अपनी चाह को जानते हो, वो मजबूरी नहीं बनती। जब तुम अपने डर को जानते हो, वो तुम्हें चलाता नहीं। शैडो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, शैडो तुम्हारी अधूरी शक्ति। चैप्टर 3 ईगो। मैं कौन हूं का झूठा केंद्र। जब तुम कहते हो मैं, तो असल में तुम किसकी बात कर रहे होते हो? मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये मैं हर जगह बदल जाता है। कभी ये तुम्हारी नौकरी बन जाता है, कभी तुम्हारा अतीत, कभी तुम्हारी उपलब्धियां, कभी तुम्हारे घाव। और युंग का सवाल था, अगर ये सब बदल सकता है तो फिर मैं स्थिर कैसे हो सकता है? ईगो क्या है? ईगो को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं ईगो मतलब घमंड, ईगो मतलब अहंकार। लेकिन यह अधूरा सच है। कार्ल युंग के अनुसार ईगो तुम्हारी चेतन पहचान का केंद्र है। वो हिस्सा जो कहता है मैं जाग रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं निर्णय ले रहा हूं। ईगो के बिना तुम रोजमर्रा की जिंदगी चला ही नहीं सकते। लेकिन समस्या ईगो के होने में नहीं है, समस्या ईगो के राजा बन जाने में है। ईगो को लगता है वही सब कुछ है। ईगो मान लेता है मेरे विचार ही सच हैं, मेरी पहचान ही मैं हूं, मेरी कहानी ही पूरी कहानी है। और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। क्योंकि जब कोई तुम्हारे विचारों को चुनौती देता है, तुम्हें चोट लगती है। जब कोई तुम्हारी छवि को तोड़ता है, तुम्हें गुस्सा आता है। जब जीवन तुम्हारी योजना के खिलाफ जाता है, तुम टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि ईगो ने खुद को जीवन समझ लिया है। एक गहरी सच्चाई सुनो, ईगो जितना मजबूत दिखता है उतना ही नाजुक होता है। ईगो को लगातार पुष्टि चाहिए। लोग मुझे माने, लोग मेरी कद्र करें, लोग मेरी पहचान स्वीकार करें। जैसे ही ये नहीं मिलता, ईगो डर जाता है। और डर से पैदा होती है तुलना, प्रतिस्पर्धा, जेलसी, सुपीरियॉरिटी, इंफीरियॉरिटी। यही ईगो का खेल है। ईगो अकेले जी नहीं सकता। उसे खुद को परिभाषित करने के लिए दूसरों की जरूरत होती है। मैं उनसे बेहतर हूं, मैं उनसे कमजोर हूं, मैं उनसे ज्यादा समझदार हूं। लेकिन ध्यान दो, जहां तुलना है वहां शांति नहीं है। ईगो हमेशा किसी से ऊपर या किसी से नीचे खुद को रखता है, और दोनों ही जगह असंतोष है। अब एक खतरनाक गठजोड़ समझो। जब ईगो अपनी अच्छी छवि बनाता है, तो शैडो अपने आप पैदा हो जाती है। ईगो कहता है मैं अच्छा हूं। शैडो फुसफुसाती है, तो जो अच्छा नहीं है उसे कहां रखोगे? और ईगो जवाब देता है उसे छुपा दो। यहीं से अंदर का संघर्ष शुरू होता है। ईगो खुद को बचाने के लिए शैडो को दबाता है, और शैडो अंधेरे में ताकतवर होती जाती है। ईगो को टूटने से डर लगता है, इसलिए वो चाले चलता है। जस्टिफिकेशन, मैंने सही किया क्योंकि। ब्लेम, गलती उसकी थी। डिनायल, ऐसा हुआ ही नहीं। रैशनलाइजेशन, ये तो लॉजिकल डिसीजन था। ईगो हर कीमत पर खुद को सही साबित करना चाहता है। सच जानना नहीं, सही दिखना ज्यादा जरूरी होता है। युंग ने एक शब्द इस्तेमाल किया, ईगो डिसोल्यूशन, अहं का विघटन। यह सुनते ही मन घबरा जाता है, क्योंकि ईगो पूछता है अगर मैं नहीं रहा तो मैं कौन रहूंगा। ईगो डेथ का मतलब मर जाना नहीं है। इसका मतलब है यह समझना कि तुम अपने विचार नहीं हो, यह देख पाना कि तुम अपनी पहचान से बड़े हो, यह स्वीकार करना कि मैं पूरी सच्चाई नहीं है। लेकिन ईगो इसे खतरा मानता है। अक्सर ईगो ज्ञान से नहीं टूटता, वो टूटता है असफलता से, अपमान से, लॉस से, बिट्रेयल से, गहरे अकेलेपन से। तभी इंसान कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब कौन हूं। और यही क्षण सबसे खतरनाक भी है और सबसे पवित्र भी, क्योंकि यहां दो रास्ते हैं। या तो ईगो और कठोर हो जाएगा,
या फिर कुछ गहराई खुलेगी। यहां एक सटल खतरा है। कुछ लोग ईगो छोड़ने की बात करके नया ईगो बना लेते हैं। मैं एनलाइटेंड हूं, मैं दूसरों से ऊपर हूं, मुझे अब ईगो नहीं है। युंग ने चेतावनी दी थी, आध्यात्मिकता ईगो का सबसे चालाक रूप बन सकती है। जहां ईगो है वहां मैं छुपा रहता है। ये ऑडियो बुक तुम्हें ईगो खत्म करने नहीं कह रही, ये संभव भी नहीं है। युंग का रास्ता अत्यंत व्यावहारिक था। उनका कहना था, ईगो को उसकी जगह दिखाओ, राजा नहीं सेवक बनाओ। जब ईगो पूरा नियंत्रण छोड़ देता है तभी सेल्फ की आवाज सुनाई देती है। आज किसी एक पल पर ध्यान दो, जब तुम डिफेंड करने लगे, जस्टिफाई करने लगे, खुद को साबित करने लगे, वहीं ईगो सक्रिय है। बस देखो, लड़ो मत, भागो मत, देखना ही पहला क्रैक है। ईगो तुम्हारी पहचान नहीं है। ईगो एक जरूरी औजार है, लेकिन गलत हाथ में खतरनाक। और जब ईगो थोड़ा शांत होता है तभी एक विशाल दुनिया खुलने लगती है। एक ऐसी दुनिया जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम। चैप्टर 4, द अनकॉन्शियस माइंड, दिमाग का छुपा हुआ संसार। तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारा पूरा मन नहीं है। तुम जो महसूस कर रहे हो वो भी पूरा सच नहीं है। और तुम जो निर्णय ले रहे हो वे भी पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ये बात ईगो को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि ईगो मानता है मैं सोचता हूं इसलिए मैं करता हूं। लेकिन युंग ने यह भ्रम तोड़ दिया। कार्ल युंग ने कहा, तुम सोचते कम हो, तुमसे ज्यादा तुम्हारे भीतर का अचेतन सोचता है। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? अनकॉन्शियस माइंड को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह शब्दों में नहीं बोलता, यह तर्क से बात नहीं करता, ये प्रतीकों में बोलता है, सपनों में संकेत देता है, भावनाओं से निर्णय करवाता है, अचानक इंपल्सेस पैदा करता है। तुम कहते हो, मुझे समझ नहीं आया मैंने ऐसा क्यों कर दिया। असल में समझ आया नहीं, लेकिन अचेतन ने निर्णय ले लिया था। चेतन मन छोटा है, वो वही देखता है जिस पर तुम ध्यान देते हो, लेकिन अचेतन मन एक पूरा महासागर है। चेतन मन तुम्हें बताता है क्या सही है क्या गलत है। अचेतन मन तुम्हें चलाता है, किससे प्यार होगा, किससे नफरत होगी, किस रास्ते पर कदम बढ़ेंगे। तुम तर्क देते रह जाते हो और भीतर कोई और फैसला कर चुका होता है। सबसे पहले आता है पर्सनल अनकॉन्शियस। यह तुम्हारे अपने जीवन से बना है। बचपन के घाव, दबाई गई यादें, अधूरी इच्छाएं, शर्म, डर, अपराध बोध, जो कुछ तुमने मुझे याद नहीं कहकर भुला दिया, वो वहीं जमा है। और वो मरा नहीं है, वो प्रतीक्षा कर रहा है। एक साधारण उदाहरण मान लो, कोई तुम्हें हल्की सी बात पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा दिला देता है। तुम कहते हो, मुझे नहीं पता मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। असल में वो गुस्सा आज का नहीं है, वो किसी पुराने अपमान का इको है, किसी दबे हुए दर्द की आवाज है। अचेतन पुराने घावों को नहीं भूलता। अब युंग का सबसे रहस्यमय विचार, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। युंग ने कहा, हम सिर्फ अपनी यादों से नहीं बने, हम हजारों साल पुराने मानव अनुभव से बने हैं। कुछ पैटर्न हर इंसान में क्यों मिलते हैं? मां का प्रतीक, नायक की कहानी, अंधकार से डर, प्रकाश की तलाश। ये सिखाए नहीं जाते, ये भीतर से आते हैं। युंग ने कहा, यह मानव जाति की साझा स्मृति है। अनकॉन्शियस सीधे बोल नहीं सकता, वो सिंबल्स इस्तेमाल करता है, सपनों में, कला में, मिथकों में, कहानियों में। इसलिए एक सपना कभी लिटरल नहीं होता। सांप बराबर सिर्फ सांप नहीं, गिरना बराबर सिर्फ गिरना नहीं, अंधेरा बराबर सिर्फ डर नहीं। ये संकेत हैं जो ईगो को बाईपास करके सच दिखाते हैं। युंग सपनों को मन की बकवास नहीं मानते थे। वे कहते थे, सपना आत्मा का ईमानदार पत्र होता है। जब दिन में ईगो नियंत्रण करता है तो रात को अचेतन बोलता है। डरावने सपने तुम्हें डराने नहीं आते, वे तुम्हें जगाने आते हैं। तुम कहते हो, मुझे गट फीलिंग आई। ये मैजिक नहीं है, ये अचेतन है जो हजारों संकेत एक साथ पढ़ लेता है। लेकिन आधुनिक इंसान इस आवाज को दबा देता है। क्यों? क्योंकि ईगो को सब कुछ एक्सप्लेन चाहिए, और अचेतन एक्सप्लेन नहीं करता, वो दिखाता है।
जो इंसान अचेतन को नहीं सुनता वो बार बार वही गलतियां करता है, वही रिश्ते दोहराता है, वही दर्द चुनता है और फिर कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। यूं कहते थे जब तक अचेतन को चेतन नहीं बनाया जाता वो जीवन को दिशा देता रहेगा और इंसान उसे भाग्य कहता रहेगा। अचेतन से डर क्यों लगता है? क्योंकि वहां ईगो का नियंत्रण नहीं, परसोना काम नहीं करती, शैडो खुलकर दिखती है। अचेतन तुम्हें सुंदर नहीं दिखाता, सच दिखाता है, और सच हमेशा आरामदेह नहीं होता। ये ऑडियो बुक तुम्हें अभी अचेतन में कूदने नहीं कह रही। पहला कदम है ध्यान देना, अपने रिएक्शंस पर, अपने सपनों पर, अपने रिपीटेड पैटर्न्स पर। जहां लॉजिक फेल हो वहीं अचेतन बोल रहा है। चैप्टर 5 आर्किटाइप्स, इंसानी मन के शाश्वत पैटर्न। तुम्हें कभी यह अजीब नहीं लगा कि दुनिया के हर कोने में कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन किरदार वही हैं? हर जगह कोई नायक होता है, कोई मां होती है, कोई चालाक ठग, कोई बूढ़ा ज्ञानी, कोई राक्षस, कोई उद्धारक। भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, समय बदल जाता है, लेकिन मानव कहानी का ढांचा नहीं बदलता। जुंग ने पूछा, अगर यह सब सिखाया नहीं गया तो फिर आया कहां से? आर्केटाइप्स क्या है? कार्ल जुंग के अनुसार आर्केटाइप्स अचेतन मन में मौजूद वे प्राचीन मानसिक आकृतियां हैं जो हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को आकार देती हैं। आर्केटाइप्स यादें नहीं हैं, ये एक्सपीरियंसेस भी नहीं है, ये अनुभव करने के पैटर्न हैं। जैसे डर को कैसे महसूस किया जाता है, संघर्ष को कैसे जिया जाता है, प्रेम को कैसे समझा जाता है। आर्केटाइप्स पैदा नहीं होते, जागते हैं। तुम नायक बनना सीखते नहीं हो, तुम्हारे भीतर नायक जागता है। तुम मां की करुणा पढ़कर नहीं सीखते, वो अंदर से उभरती है। आर्केटाइप्स बीज की तरह होते हैं, परिस्थिति मिलते ही वे सक्रिय हो जाते हैं। 1. हीरो आर्केटाइप, संघर्ष करने वाला। तुम हीरो तलवार लेकर नहीं आता, हीरो आता है डर के साथ, संदेह के साथ, कमजोरी के साथ। हीरो वो है जो सुरक्षित रह सकता था लेकिन निकल पड़ा। तुम्हारे जीवन में हीरो हर बार जागता है जब तुम डर के बावजूद सच बोलते हो, जब तुम आराम छोड़कर बदलाव चुनते हो, जब तुम खुद से लड़ते हो। हीरो का दुश्मन बाहर नहीं होता, हीरो का दुश्मन होता है तुम्हारा पुराना रूप। 2. मदर आर्केटाइप, पालन करने वाली शक्ति। मदर सिर्फ जैविक मां नहीं है, मदर है सुरक्षा, पोषण, स्वीकार, बिना शर्त, अपनापन। जब मदर आर्केटाइप संतुलित होती है इंसान करुणामय होता है, लेकिन जब यह विकृत होती है ओवर प्रोटेक्शन बनती है, डिपेंडेंसी पैदा करती है, ग्रोथ रोक देती है। तभी इंसान खुद के बिना जीना भूल जाता है। 3. ट्रिकस्टर आर्केटाइप, जो व्यवस्था तोड़ता है। ट्रिकस्टर सबसे गलत समझा गया आर्केटाइप है। वो नियम तोड़ता है, धोखा देता है, हंसाता है, चौंकाता है। लेकिन ट्रिकस्टर अराजक नहीं है, वो जमी हुई व्यवस्था को हिलाने आता है। जब ईगो बहुत सख्त हो जाता है ट्रिकस्टर केओस लाता है ताकि कुछ नया पैदा हो सके। 4. वाइज ओल्ड मैन / वुमन, अंदर की मार्गदर्शक आवाज। ये आर्केटाइप शोर नहीं करता, ये फुसफुसाता है। ये वो आवाज है जो संकट में साफ दिखती है। कोई किताब, कोई वाक्य, कोई सपना, कोई मौन। वाइज आर्केटाइप सॉल्यूशन नहीं देता, दिशा देता है। लेकिन ईगो अक्सर इसे सुनता नहीं, क्योंकि ईगो जल्दी चाहता है। 5. शैडो आर्केटाइप, अस्वीकार की गई शक्ति। हां, शैडो भी एक आर्केटाइप है। यह सिर्फ तुम्हारा निजी अंधेरा नहीं, यह मानव अंधेरा है। युद्ध, हिंसा, लालच, क्रूरता, ये व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक शैडो हैं। और जब समाज इन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे विस्फोट बनते हैं। अब ध्यान दो, फिल्मों में क्यों वही कहानियां चलती हैं? नेताओं को मसीहा क्यों बनाया जाता है? ब्रांड्स क्यों हीरो नैरेटिव बेचते हैं?
क्योंकि आर्केटाइप्स आज भी सक्रिय हैं, बस वेश बदल गया है। आर्केटाइप्स शक्ति देते हैं, लेकिन अंधे होकर जीना खतरनाक है। जब कोई इंसान किसी एक आर्केटाइप में फंस जाता है, हर वक्त हीरो इक्वल्स बर्नआउट, हर वक्त मदर इक्वल्स सेल्फ लॉस, हर वक्त वाइज इक्वल्स आइसोलेशन, तो व्यक्तित्व असंतुलित हो जाता है। जुंग ने कहा, जब आर्केटाइप तुम्हें जीने लगता है तब तुम स्वतंत्र नहीं रहते। मकसद किसी आर्केटाइप बनना नहीं है, मकसद है उन्हें पहचानना और उनसे संवाद करना। आज खुद से पूछो, मैं किस कहानी में जी रहा हूं? मैं किस भूमिका में फंसा हूं? क्या यह भूमिका मेरी है या मैंने इसे ओढ़ लिया है? जहां जकड़न है वहीं आर्केटाइप हावी है। आर्केटाइप्स तुम्हें गुलाम बनाने नहीं आए, वे तुम्हें पूर्ण बनाने आए हैं। चैप्टर 6, इंडिविजुएशन, खुद बनने की सबसे कठिन यात्रा। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सवाल बदल जाते हैं। अब सवाल यह नहीं रहता, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब सवाल यह होता है, मैं खुद के साथ ईमानदार हूं या नहीं। यही बिंदु है जहां इंडिविजुएशन शुरू होती है। इंडिविजुएशन क्या है? इंडिविजुएशन खुद को बेहतर बनाना नहीं है। इंडिविजुएशन खुद को सफल बनाना नहीं है। कार्ल यूंग के अनुसार इंडिविजुएशन वो प्रक्रिया है जिसमें इंसान जो वो है वही बनने लगता है, ना कि जो उसे होना चाहिए। ये यात्रा भीड़ से बाहर ले जाती है और इसलिए ये लोकप्रिय नहीं है। इंडिविजुएशन क्यों दर्दनाक है? क्योंकि इसमें पर्सोना टूटती है, ईगो को सीमा में लाया जाता है, शैडो से समझौता करना पड़ता है और कोई तैयार नक्शा नहीं होता। यहां कोई एप्लॉज नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। यहां सिर्फ ईमानदारी है। पहला चरण, भ्रम का टूटना। इंडिविजुएशन अक्सर एक सवाल से शुरू होती है, क्या मैं गलत जीवन जी रहा हूं? यह सवाल डराता है, क्योंकि अगर जवाब हां निकला तो पूरी पहचान हिल जाती है। करियर, रिश्ते, विश्वास, सपने, सब पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। जो इंसान इंडिविजुएशन के रास्ते पर चलता है वो भीड़ में होते हुए भी अकेला हो जाता है, क्योंकि वो झूठी हंसी नहीं हंस पाता, वो नकली महत्वाकांक्षा नहीं जी पाता, वो सतही रिश्तों से संतुष्ट नहीं हो पाता और समाज ऐसे इंसान को अजीब कहता है। इंडिविजुएशन का सबसे कठिन हिस्सा शैडो को इंटीग्रेट करना। इसका मतलब है गुस्से को पहचानना लेकिन उससे हिंसक न बनना, इच्छाओं को स्वीकार करना लेकिन उनका गुलाम न बनना, डर को देखना लेकिन उसी में न जीना। शैडो को दबाना नहीं, संवाद करना पड़ता है और यह साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। इंडिविजुएशन में ईगो मरता नहीं है, वो अपनी गद्दी छोड़ता है। अब ईगो निर्णय लेने वाला राजा नहीं, एक साक्षी बनता है। वो सुनता है, वो सीखता है, वो सब नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है। और यही ईगो के लिए सबसे कठिन काम है। क्यों ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं? क्योंकि इंडिविजुएशन में कोई जल्दी नहीं है। यह प्रोसेस सालों ले सकती है, बार बार पीछे ले जा सकती है, भ्रम पैदा कर सकती है और आधुनिक दुनिया धैर्य नहीं सिखाती। वो कहती है, जल्दी करो, कुछ बनो, कुछ साबित करो। इंडिविजुएशन इन सब का विरोध करती है। यूंग ने कहा था, इंडिविजुएशन बहादुरों के लिए नहीं, ईमानदारों के लिए है। ये ताकत की नहीं, सच सहने की क्षमता की यात्रा है। इस रास्ते पर एक अजीब बदलाव होता है। सफलता का अर्थ बदल जाता है, खुशी की परिभाषा बदल जाती है। अब सवाल यह नहीं रहता, मुझे क्या मिलेगा? अब सवाल होता है, मैं क्या बन रहा हूं? आज रात खुद से यह पूछो, अगर कोई मुझे न देखे तो मैं क्या चुनूंगा? अगर कोई सराहना न करे तो क्या मैं फिर भी यही करूंगा? मैं किस झूठ को सिर्फ इसलिए जी रहा हूं क्योंकि वो सुरक्षित है? जहां डर है
वहीं इंडिविजुएशन का द्वार है। इंडिविजुएशन अंत नहीं है, ये शुरुआत भी नहीं है। ये बीच का अंधेरा रास्ता है जहां पुराना मरता है और नया अभी पैदा नहीं। चैप्टर 7 फियर ऑफ नोइंग योरसेल्फ। खुद को जानने का डर। लोग कहते हैं मैं खुद को जानना चाहता हूं, लेकिन सच ये है ज्यादातर लोग खुद को जानने की इच्छा नहीं, खुद को बदलने की मजबूरी महसूस करते हैं। और जैसे ही सच सामने आने लगता है, मन पीछे हटने लगता है। क्यों? क्योंकि खुद को जानना रोमांटिक विचार नहीं है, यह खतरनाक अनुभव है। डर किस बात का होता है? डर इस बात का नहीं होता कि तुम क्या पाओगे, डर इस बात का होता है कि तुम क्या खो दोगे। अपनी बनाई हुई पहचान, अपनी झूठी नैतिकता, अपनी सुरक्षित कहानी, लोगों की स्वीकृति अगर सच सामने आ गया तो यह सब हिल सकता है। और ईगो यही सह नहीं पाता। अगर मैं वो नहीं निकला जो मैं सोचता हूं, यह सबसे गहरा डर है। अगर मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना मैं मानता हूं, अगर मेरे भीतर वही है जिसे मैं दूसरों में नफरत करता हूं, अगर मेरी जिंदगी गलत चुनावों से बनी है, अगर मेरे सपने मेरे नहीं किसी और के थोपे हुए हैं। समाज खुद को जानने में मदद नहीं करता। समाज कहता है एडजस्ट कर लो, इतना मत सोचो, सब ऐसा ही करते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद को जान लेता है वो आसानी से नियंत्रित नहीं होता, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो सवाल पूछता है। और समाज सवालों से डरता है। कंफर्ट मीठा जहर है। एक झूठा रिश्ता सच से ज्यादा सुरक्षित लगता है। एक गलत करियर अज्ञात से बेहतर लगता है। एक नकली पर्सोना असली सेल्फ से आसान लगती है। क्योंकि सच जिम्मेदारी मांगता है और ज्यादातर लोग जिम्मेदारी नहीं, सुविधा चाहते हैं। कार्ल युंग ने कहा था, कोई भी जागरूकता बिना दर्द के नहीं आती। सेल्फ नॉलेज इनाम नहीं है, यह कीमत है। जब ईगो देखता है कि पर्सोना टूट चुकी है, शैडो दिख चुकी है, इंडिविजुएशन शुरू हो चुकी है, तो वो एक आखिरी चाल चलता है, डर। डर कि तुम अकेले हो जाओगे, तुम असफल हो जाओगे, तुम खो जाओगे। लेकिन यह डर तुम्हें बचाने नहीं, ईगो को बचाने आया है। लोग डर से भागने के लिए ज्यादा बिजी हो जाते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी का नाटक करते हैं, दूसरों को सुधारने लगते हैं, लेकिन खुद के साथ ईमानदार नहीं होते। क्योंकि एक बार सच दिख गया तो पीछे लौटना आसान नहीं होता। एक बात समझो, डर ये नहीं कहता मत जाओ, डर कहता है ध्यान से जाओ। डर इस बात का संकेत है कि तुम किसी महत्वपूर्ण जगह पहुंच रहे हो। अगर रास्ता बिल्कुल डरहीन है तो शायद वो भीड़ वाला रास्ता है। आज खुद से पूछो, मैं किस सच से सबसे ज्यादा डरता हूं? अगर मुझे बिल्कुल ईमानदार होना पड़े तो मैं किससे डर जाऊंगा? मैं कौन सा सवाल बार बार टालता हूं? वहीं तुम्हारा असली द्वार है। इंडिविजुएशन का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, इसका मतलब है डर के साथ चलना। डर रहेगा लेकिन वो रास्ता तय नहीं करेगा। अब निर्णय ईगो नहीं सेल्फ लेता है। अब एक ही अध्याय बचा है, लेकिन वही सबसे निर्णायक है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं मैं कौन हूं या मैं किससे डरता हूं, अब सवाल है मैं कैसे जीऊं। अगले अध्याय में हम उस अवस्था की बात करेंगे जहां पर्सोना उपकरण बन जाती है, शैडो शक्ति बन जाती है, ईगो सेवक बन जाता है और जीवन सचेत रूप से जिया जाता है। चैप्टर 8 बिकमिंग योर ट्रू सेल्फ। अपने असली रूप में जीना। यह यात्रा किसी शिखर पर पहुंचने की नहीं थी। यह यात्रा किसी नई पहचान पाने की भी नहीं थी। यह यात्रा झूठ छोड़ने की थी। अब तक पर्सोना टूट चुकी है, शैडो दिख चुकी है, ईगो सीमित हो चुका है, डर देखा जा चुका है। अब कोई नया ज्ञान जोड़ना नहीं है, अब सिर्फ सही जगह खड़े होना है। ट्रू सेल्फ क्या है? ट्रू सेल्फ को समझने की कोशिश मत करो।
ट्रू सेल्फ को महसूस किया जाता है। कार्ल युंग के अनुसार ट्रू सेल्फ वह केंद्र है जो ईगो से बड़ा है, पर्सोना से पहले है और शैडो को भी समेटे हुए है। ये मैं नहीं कहता, ये होता है। असली सेल्फ बनना कोई अचीवमेंट नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं ट्रू सेल्फ बनना कोई स्पिरिचुअल अचीवमेंट है। नहीं, ये कोई पद नहीं है, ये कोई पहचान नहीं है, ये कोई मेडल नहीं है। ये एक अवस्था है जहां तुम अभिनय नहीं करते, तुम जस्टिफाई नहीं करते, तुम साबित नहीं करते, तुम बस ईमानदार होते हो। पर्सोना अब क्या बनती है? ट्रू सेल्फ में पर्सोना खत्म नहीं होती। पर्सोना अब हथियार नहीं, ढाल नहीं, कैद नहीं। पर्सोना अब एक औजार बन जाती है। तुम जानते हो कब कौन सा रूप दिखाना है, कब उसे उतार देना है। अब पर्सोना तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, तुम पर्सोना को चुनते हो। शैडो अब दुश्मन नहीं रहती। अब गुस्सा बराबर स्पष्टता, चाह बराबर जीवन ऊर्जा, डर बराबर सतर्कता। शैडो इंटीग्रेट हो जाती है। अब अंधेरा तुम्हें गिराता नहीं, तुम्हें गहराई देता है। ईगो अब राजा नहीं है, लेकिन ईगो मरा भी नहीं है। अब ईगो निर्णयों को सुनता है, नियंत्रण नहीं करता, सेल्फ की सेवा करता है। ईगो अब कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं देख सकता हूं। और यही वास्तविक बुद्धि की शुरुआत है। ट्रू सेल्फ में जीवन ऑटोमेटिक नहीं रहता। तुम आदतों से नहीं, डर से नहीं, दबाव से नहीं, चेतना से जीते हो। तुम्हारे निर्णय धीमे होते हैं लेकिन साफ होते हैं। तुम कम चुनते हो लेकिन सही चुनते हो। अब रिश्ते जरूरत से नहीं, सच्चाई से बनते हैं। तुम किसी को पकड़कर नहीं रखते, किसी से खुद को खोकर नहीं जुड़ते, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब तुम खुद के साथ स्थिर हो। ट्रू सेल्फ में अकेलापन नहीं रहता, एकांत रहता है। अकेलापन खाली होता है, एकांत पूर्ण होता है। अब चुप्पी डर नहीं लगती, घर जैसी लगती है। अब सवाल यह नहीं मुझे क्या चाहिए, अब सवाल है क्या यह मेरे सत्य के अनुरूप है। पैसा, सम्मान, सफलता सब रह सकते हैं, लेकिन वे जीवन का केंद्र नहीं रहते। केंद्र रहता है संतुलन। युंग ने कहा था, सेल्फ बनना दुनिया से अलग होना नहीं है, बल्कि दुनिया में सच के साथ रहना है। ट्रू सेल्फ भागता नहीं, ट्रू सेल्फ लड़ता नहीं, ट्रू सेल्फ दिखावा नहीं करता, ट्रू सेल्फ स्थित रहता है। आज कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो कहां तुम अभिनय करते हो, कहां तुम दबते हो, कहां तुम सच बोलते हो। देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। ये ऑडियो बुक यहां खत्म नहीं होती, यहां से तुम्हारी जिंदगी शुरू होती है। हर दिन पर्सोना फिर आएगी, ईगो फिर बोलेगा, शैडो फिर दिखेगी, लेकिन अब तुम जाग चुके हो और यही मौन सबसे ईमानदार उत्तर है। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो इसका मतलब ये ऑडियो बुक सिर्फ तुम्हारे कानों तक नहीं गई, तुम्हारे भीतर तक पहुंची है। आज हमने कोई नई जानकारी नहीं सीखी, हमने सिर्फ वह देखा जिससे हम हमेशा भागते रहे। पर्सोना को, शैडो को, ईगो को और शायद खुद को। कार्ल जुंग कहते थे, जो बाहर देखता है वह सपना देखता है, जो भीतर देखता है वह जागता है। यह ऑडियो बुक तुम्हें बदलने नहीं आई थी, यह तुम्हें जगाने आई थी। अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, सवाल यह है कि तुम अब कैसे जियोगे। अगर यह यात्रा तुम्हें कहीं छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं है, यह एक संकेत है कि तुम सच से भाग नहीं रहे। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम ऐसे ऑडियो बुक्स चाहते हो जो मनोरंजन नहीं, आत्मा से टकराव हो। और कमेंट में बस इतना लिखो, मैं तैयार हूं।
क्योंकि खुद बनने की यात्रा तभी शुरू होती है जब इंसान डर के बावजूद सच चुनता है। अगली ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक खुद से झूठ मत बोलना।